फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करें। आपकी कोई भी प्रकार की जमीन हो, कोई भी फसल हो, उसमें अलग अलग टारगेट रख के हमें काम करना होता है। हालांकि सभी का टारगेट एक ही होता है कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी और उत्पादन बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाए। ये हर एक का एक ही टारगेट होता है। लेकिन हर एक का एक टारगेट होने के बावजूद रास्ते अलग अलग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हर एक की किसान की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और सॉइल की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जाना तो सभी को एक ही जगह पे है। तो वो सभी चीजें, वो टारगेट अचीव करने के लिए हमें अलग अलग जमीनों में अलग अलग बदलाव क्या करने होंगे, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। हालांकि पहले बैच में कुछ थोड़ा कठिन रास्ते से समझाया था, फिर दूसरे बैच में हमने थोड़ा उसको और इजी किया, और अब थर्ड बैच चल रहा है। तो देखो, इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है। फोर्थ में आओगे, फोर्थ में अगर हम बात करेंगे तो इससे भी ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो चीज जरूरी है, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये सेकंड और फर्स्ट बैच में ऐसा तरीके से नहीं समझाया था जो इस बैच में समझा रहा हूँ। ये तरीका इतना सिंपल तरीका है कि आप कहीं पे भी उठा और लगा दो, आप काम कर जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अभी आपने सॉइल का पीएच भी देख लिया है। ठीक है, तो सॉइल का पीएच कैसे होता है, सिंपल वाली, उसी के बेस पे हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करने वाले हैं। चाहे वो रेड सॉइल हो, चाहे ब्लैक सॉइल हो, चाहे वो कैल्करस सॉइल हो, चाहे वो पुअर सॉइल हो, चाहे वो रिच सॉइल हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की जमीन हो, उसमें हम किसके बेस के ऊपर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करने वाले हैं, पीएच के बेस के ऊपर। ठीक है, ये सिंपल मेथड है और 100% आप अब देखो, मैं भी इस जगह से कुछ चीजें अप्लाई करता हूँ, वो लागू हो जाती है, वो सभी इसी का कमाल है। ठीक है, अब पीएच बेस फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब पीएच, सॉइल का पीएच कितने से कितने होता है। अब 7 तो न्यूट्रल होता है, ये आपको पता है। 0 से 7 को क्या कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है। ठीक है, एसिडिक पीएच। और 7 से 14 तक क्या माना जाता है, अल्कलाइन पीएच। ठीक है, अब आपके सॉइल का पीएच कैसा है, ये सबसे पहली वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। सिंपल वाला चीज है। चाहे आप सॉइल सैंपल निकलवाओ, चाहे आप सॉइल का पीएच मीटर लेके आओ, 300 रुपए में मिलता है। साधारण दो डंडी वाला भी लिया तो चलेगा, डिजिटल नहीं भी लिया तो चलेगा। आपके पास कुछ नर्सरी है, आप कोई कंसल्टेंट का काम करते हैं, तो या फिर आपके पास 100 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़ से ऊपर खेत है, तो डिजिटल वाला लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, वरना 200-300 रुपए में एक साधारण पीएच मीटर आता है, सॉइल पीएच मीटर आता है, उसका भी इस्तेमाल करके आप अपना सॉइल का पीएच पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली वाली चीज, अगर आपके सॉइल का पीएच एकदम परफेक्टली अगर 7 हुआ, तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में आपको कुछ भी सीखना नहीं है। आप ये सेशन अभी भी बंद करके आराम से बैठ सकते हो। आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपका जो स्टीयरिंग है, आपकी फसल का जो स्टीयरिंग है, वो सब नेचर के हाथ में रख दो। वो आपकी फसल एकदम बिंदास करके आपको सिर्फ डायरेक्शन देते हुए चलना है। ठीक है, लेकिन ये चीज हो नहीं सकती, ज्यादातर ऐसा पीएच वाला सॉइल मिलता ही नहीं है। ठीक है, एक तो वो एसिडिक बन जाता है या फिर अल्कलाइन बन जाता है, स्टेबल नहीं आता है, ये जो न्यूट्रल है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सॉइल का पीएच कुछ समय के लिए साथ रह सकता है, लेकिन कुछ समय बाद एक तो अल्कलाइन हो जाएगा, नहीं तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पीएच बेस्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के अंदर आपको सिंपल वाली चीज, मैंने पहला स्टेप क्या बताया, आपको आपके सॉइल का पीएच पता होना चाहिए। अगर आपके सॉइल का पीएच एसिडिक है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते वक्त एक अलग स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आपके सॉइल का पीएच 7 से ऊपर है, चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो कितना भी हो, तो 7 से ऊपर है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी अलग रहेगा। ठीक है, ये चीज समझो। सबसे पहली वाली बात हम एसिडिक वाले की करते हैं।
ओके, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो पीएच 6 के ऊपर है और आप डीएपी, एसएसपी, एमओपी वगैरह इस्तेमाल करके, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे थोड़ा थोड़ा जमीन का पीएच बढ़ जाता है। क्या स्क्रीन रोटेशन चाहिए आपको? ओके, 2 मिनट है। अब ठीक है। ओके, थैंक यू बॉस रिपोर्ट करने के लिए। सिंपल वाली चीज है, आप डीएपी, एसएसपी ऐसे कुछ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे, 10 26 26 वगैरह ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे, तो वहां पे क्या होगा, आपके जमीन का पीएच धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये हमें 7 से ऊपर नहीं बढ़ने देना है, 7 पे कांस्टेंट रखना है। जब तक 7 पीएच तक आपका जमीन का पीएच नहीं जाता है, तब तक आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे से अंधाधुंध भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही पीएच 7 के ऊपर आओगे, तब आपको एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी, ठीक है। बैलेंस कैसा? डीएपी, एसएसपी का इस्तेमाल करके थोड़ा सा पीएच 7.5 के ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट वगैरह इस्तेमाल करके पीएच फिर से 6.5 के ऊपर लाना है। ये 6.5 से 7.5 के बीच में आपको घूमते रहना है, ठीक है। ये किसका मैनेजमेंट बता रहे हैं हम? एसिडिक सॉइल का, ठीक है। अब वो कौन से भी कलर के हो सकते हैं, अब मैं उसको भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, अब थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। पहला बेसिक कवर होना चाहिए। ये हुआ एसिडिक सॉइल का, ठीक है, कैसे कवर करना है, एक छोटा स्ट्रेटजी बताया, उसको और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब अल्कलाइन सॉइल की बात करेंगे, जिस जमीन का पीएच पहले से ही 7 से ऊपर है, 14 के बीच में कहीं भी हो सकता है, 9 के ऊपर हो सकता है, 8, 8.5, 7.5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको इस डायरेक्शन में आना है बॉस, ठीक है। 8, 8.5 होगा तो उनको रिटर्न 7 के ऊपर आना है, ये बैलेंसिंग का एक क्राइटेरिया है, ठीक है। उनको ये पीएच कम करने के लिए एक ही चांस है बॉस। आप बोलोगे फॉस्फोरिक एसिड का ट्रीटमेंट करेंगे तो चलेगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करेंगे तो चलेगा, तो उसके बारे में मैंने तो बता दिया है आपको कि वो पीएच एकदम से कम करता है और जैसे एसिड का पावर खत्म, वो फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए एसिड ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, तो हमें स्लोली एक्ट करने वाला एसिड चाहिए, वो है सल्फर, ठीक है। तो सिर्फ सल्फर से बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इसीलिए हमने इस अल्कलाइन सॉइल में ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं सल्फेट फॉर्मुलेशन, ठीक है। सल्फेट फॉर्मुलेशन सस्ते में बढ़िया भी होते हैं, ठीक है, सस्ते में बढ़िया भी, और जो पीएच है वो कम करने के लिए भी बढ़िया होते हैं, हमारा न्यूट्रिएंट का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो सल्फेट से हम क्या करेंगे, पीएच कम करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने जो बताया आपको डीएपी, एसिडिक सॉइल में मैंने बताया आपको डीएपी, एसएसपी वगैरह, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पीएच जल्दी बढ़ाने के लिए और आपके फसल में जो कीपिंग क्वालिटी होता है, मजबूती लाने का जो तरीका होता है, ठीक है, कीपिंग क्वालिटी, टिकवन क्षमता बढ़ाने के लिए आप चूना का भी इस्तेमाल जमीन के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हमें अपनाना है। तो ये समझ में आ रहा है, 7 पीएच हो तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बैलेंस बना के रखो, कांटा के जैसा, ठीक है। एसिडिक हुआ तो पीएच बढ़ाने का कोशिश करो, अल्कलाइन हुआ तो पीएच घटाने का कोशिश करो। यहाँ पे सभी प्रकार के किसान है। कुछ राज्यों की जमीन क्या है, अल्कलाइन है, ज्यादातर अल्कलाइन ही दिखाई देती है, और कुछ राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में जमीनें एसिडिक भी है। तो दोनों तरफ से आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अभी आप अन्न निर्माता से जुड़े हो तो आपका दिमाग ऑल इंडिया तो बिल्कुल चलना चाहिए, ऑल इंडिया नहीं, ये ग्लोबली चलेगा। किसी दूसरे ग्रह पे भी जाओगे तो वही सिनारियो रहेगा भाई, 0 से 14 तक क्या रहेगा, पीएच रहेगा, 7 पे न्यूट्रल रहेगा। अब किसी भी ग्रह पे ये चीज कर सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो नियम है, ये प्रकृति के नियम है, इनको हमने अगर समझ लिया तो हम इसको किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी खेत में, किसी भी जमीन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक था। इस बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में आपके जो भी सवाल होंगे, आप पहले लिख लीजिए, फिर हम अगला वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझाते हैं।
सवाल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम दूंगा मैं। भी जमीन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक था। इस बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में आपके जो भी सवाल होंगे आप पहले लिख लीजिए, फिर हम अगला वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझाते हैं। सवाल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम दूंगा मैं। कुछ भी तरीका हो सकता है एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल लाने के लिए और अल्कलाइन सॉइल को न्यूट्रल लाने के लिए। तरीके कई सारे हैं, लेकिन उचित तरीका जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने बेसिक सीखा उसको अब एडवांस बनाएंगे। एडवांस बनाते हुए अलग अलग सॉइल में उसको, उस क्राइटेरिया को कैसे इस्तेमाल करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाली चीज है, स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। देखो आप अपने खेत में जो भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, वो तो क्लाइमेट के हिसाब से ही करते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों की स्ट्रेटजी होती है, वो समय पर बनाने से पहले, समय से पहले करनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए इस साल बारिश बहुत अच्छा हुआ है, आपने कुएं के अंदर देखा वाटर लेवल तो बहुत ऊपर आ चुका है, मतलब हर साल की तुलना में थोड़ा सा एवरेज ऊपर ही है, ठीक है। तो इस साल का नाइट्रोजन लेवल ज्यादा है, तो स्ट्रेटजी में आपका नाइट्रोजन थोड़ा कम कम रहेगा खेती में इस्तेमाल, तो आपकी फसलों में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग कुछ चीजें आपके एनवायरमेंट से आपको इंडिकेशन मिलता है कि भाई इस साल ये करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से सॉइल में भी एक चीज होती है, कैल्करस सॉइल अगर आप देखते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि यार सफेद रंग की मिट्टी है, ठीक है। अब आपको इधर सॉइल के पीएच मीटर की कोई जरूरत नहीं, अगर सफेद रंग की मिट्टी है आपकी जमीन की, तो 100% वो उसका पीएच 8.5 के ऊपर ही होगा, ठीक है। 8 8.5 के ऊपर ही ऐसी जमीनों का पीएच रहता है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियों में हमारा स्ट्रेटजी क्या होता है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। इस सॉइल की कमजोरियां मैं पहले बता देता हूं। इस सॉइल में ज्यादातर आप फोकस करते हो फेरस की डेफिशिएंसी को, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज को नोटिस नहीं किया होगा, इस सॉइल में, कैल्करस सॉइल में एक और चीज का डेफिशिएंसी रहता है, वो है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का फॉर्मुलेशन अगर हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे सॉइल में, तो यूरिया इस सॉइल में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता ये तो हमने पहले ही जान लिया है, ठीक है। तो कैल्करस सॉइल में फेरस और नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी रहता है, ये स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब बेसल डोज कैसे बनाना है, वो क्या कैसे करना है, ये आज के सेशन में ही आगे के पॉइंट है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। कैल्करस सॉइल में आपको किसी भी, यार देखो कैल्करस सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, येलो सॉइल हो, कोई भी प्रकार की जमीन हो, पहले आपको उस जमीन के बारे में जो प्लस पॉइंट है, यानी कि उसकी खूबियां भी पता होनी चाहिए, उसकी कमजोरियां भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी कमजोरी तो मैंने बता दी कि भाई फेरस और नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है, इसकी वजह से क्या नहीं मिलता है, साइज नहीं मिलता है और ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हुई, ये कमजोरी हुई कौन से सॉइल की, कैल्करस सॉइल की, ठीक है। अब इसकी कुछ खूबियां देख लेते हैं। खूबियों में क्या आता है, खूबियों में क्या आता है, इसमें कैल्शियम अल्ट्रा रिच होता है, मतलब बहुत ही हद से ज्यादा होता है कैल्शियम, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें पोटाश लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। पोटाश लेवल भी बढ़ जाता है, कैल्शियम भी ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो मिलता है वो क्या ज्यादा मिलता है, वेट मिलता है। अब वेट क्यों ज्यादा मिलता है, खर्चा कम करता है। ये सॉइल में आप पौधा देखो खर्चा कम करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फेरस का पहले से ही डिफिशियंसी रहता है, तो जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टोर होता रहता है, ठीक है। इसीलिए वजन ज्यादा मिलता है लेकिन साइज वगैरह कम मिलता है।
तो अभी वो तीर याद करो जो मैंने आपको अंबानी का स्टोरी के वक्त और कई बार दिखाया मैंने, ठीक है। इधर क्या है, वेट है, ठीक है। इधर क्या है, साइज और ग्रोथ है, ठीक है। अभी हम किधर आना है, हमें सेंटर पॉइंट पे आना है। जैसे पीएच के बारे में बोला मैंने, बीच में आना है। बीच में क्यों आना है, क्योंकि हमारे प्लॉट में हमें साइज भी चाहिए, ग्रोथ भी अच्छे से चाहिए, वजन भी अच्छे से चाहिए। अब आपको थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें साइज और ग्रोथ चाहिए तो वेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज इधर यूटिलाइज होने वाला है। इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही लोगे, ऐसा ये दोनों चीजें ज्यादा से ज्यादा मिलेगी ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वेट कैल्करस सॉइल में आप इस सेंटर वाले बिंदु से इधर की डायरेक्शन में ही रहते हो, इधर कहीं पे बीच में रहते हो। तो आपको किस डायरेक्शन में आना होता है, इस डायरेक्शन में आना होता है। जो नहीं है वो देना पड़ता है, ठीक है। अब क्या क्या नहीं है, फेरस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, फास्फोरस नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों न्यूट्रिएंट के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना पड़ता है, और इनका ही समावेश आपके स्ट्रेटजी में होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल हमने स्ट्रेटजी डेवलप कर, ठीक है। अब दूसरा वाला स्ट्रेटजी क्या है, अब ये जो भी हम इस्तेमाल कर रहे, चिलेटेड फेरस भी मिलता है, फेरस सल्फेट भी मिलता है, नाइट्रोजन की बात करें यूरिया भी मिलता है, अमोनियम सल्फेट भी मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट भी मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट भी मिलता है। तो फॉर्मुलेशन की बात करें तो किसी भी फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तीनों के तीनों फॉस्फेट तो फॉस्फेट के फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। लेकिन ज्यादातर हमें ऐसी सॉइल में क्या कोशिश करना है, जिस तरीके से ये बोला ना, इसके साथ साथ इस पैरामीटर के साथ आपको पीएच का भी पैरामीटर जोड़ देना है। समझ रहे हो, दो चीजों को इधर कंबाइन करना है स्ट्रेटजी बनाते हो। सबसे पहले आपको साइज ग्रोथ चाहिए या वेट चाहिए, दोनों में तराजू में से कौन सी चीज चाहिए वो चुनना है। वो चुनने के लिए न्यूट्रिएंट कौन से चुनने हैं, ज्यादा से ज्यादा जिनका रेशो ज्यादा रखना है, ठीक है। वो कौन से न्यूट्रिएंट चुनने हैं, पहला तो वो स्ट्रेटजी रखना है, ठीक है। मतलब न्यूट्रिएंट चुनते वक्त आपको ये चीज देखना है, वेट और साइज और ग्रोथ का रेशो। अब उदाहरण के लिए इसके विपरीत पकड़ेंगे हम, अगले वाले उदाहरण आएंगे इसके विपरीत, तो वो तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन कैल्करस सॉइल में हमें साइज और ग्रोथ कम मिल रही है, ठीक है। मतलब ये तीर ऐसा हो गया, ये ऐसा है, हमें ये बैलेंस करना है, ठीक है। ये तराजू बैलेंस करना है, तो ठीक है ना। तो इस चीज को उठाना पड़ेगा, इधर वजन डाल के उठाना पड़ता है तराजू में, इधर अलग चीज है, इस न्यूट्रिएंट को देकर इसको उठाना पड़ेगा, और इस न्यूट्रिएंट को मात्रा घटाकर इसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिएंट कौन सा चुनना है ये तो हमारा तय हो गया। कैल्करस सॉइल में हमें ये न्यूट्रिएंट देना है, तब जाके ये तीर में इधर की डायरेक्शन में हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फेरस, नाइट्रोजन और पोटाश, और पीएच के सहारे हमें चुनना है कि कौन सा फॉर्मुलेशन ज्यादा से ज्यादा चुनना है, ठीक है। अब ऐसी कैल्करस सॉइल में ज्यादातर हम क्या करेंगे, एसिडिक पीएच वाले फर्टिलाइजर चुनने की कोशिश करेंगे, यानी कि फेरस चिलेटेड फॉर्म में भी आता है, फेरस सल्फेट में भी आता है, तो हम सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, यूरिया तो इस जमीन में काम ही नहीं करेगा, अमोनियम सल्फेट ज्यादा से ज्यादा इसमें काम करता है, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। फास्फोरस में पीएच डाउन करने वाला ज्यादातर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरन हम फास्फोरस फॉस्फेट का ही इस्तेमाल करेंगे, इधर तो ऑप्शन ही नहीं, अगर मिलता है तो वो भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अभी आप कहोगे सर जी फिर है ना 060 बहुत बढ़िया काम करता है, फास्फोरस भी है और पीएच भी डाउन करता है, लेकिन उसके साथ मिलता है फास्फोरिक एसिड पाउडर फॉर्मुलेशन में, वो नहीं चलेगा क्योंकि वो एसिड है, ठीक है। वो एसिड एकदम से धड़ाम से पीएच डाउन करेगा, लेकिन वो धड़ाम से अप भी करेगा, ठीक है। इसीलिए वो हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है। अब इधर ये जो चीजें ये थोड़ी कम इस्तेमाल करनी है ऐसी जमीनों में, ठीक है। ऐसी जमीनों में ये चीजें पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपको कम इस्तेमाल करनी है, जिससे हमारा बैलेंस बन सके, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो कैल्कुलस सॉइल के बारे में आपको थोड़ा स्ट्रेटजी के बेस पे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम धीरे 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 करके एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। ये धीरे धीरे करके क्यों जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाला चीज ये तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके।
थोड़ा सा आगे बढ़ते चलो। अब आते हैं ब्लैक सॉइल में, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल है, काले रंग की जमीन है, ठीक है। काले रंग की जमीन में सबसे पहले पीएच की बात करते हैं, क्योंकि इधर दोनों तरीकों का बैलेंस है, लगभग साइज भी मिलता है और वेट भी मिलता है, ठीक है। काले रंग की जमीन में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली है। तो काले रंग की जमीन के अंदर हमें जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते वक्त क्या स्ट्रेटजी रखनी है, ये सिंपल वाली बात है। अभी पीएच 7 होगा तो कोई स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ फसल को देखते हुए मैनेजमेंट करते चलना है, बाकी सब भगवान की कृपा है, उसी ने बैलेंस करके दिया है, ठीक है। लेकिन अगर काले रंग की जमीन आपकी थोड़ी सी एसिडिक है, हो सकता है बॉस, कुछ भी हो सकता है, नेचर है, सिनारियो बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एसिडिक है, ठीक है, तो अलग स्ट्रेटजी बनेगी ब्लैक सॉइल में। और अगर 7 के ऊपर पीएच है तो उसकी अलग स्ट्रेटजी बनेगी, ठीक है। ज्यादातर ब्लैक सॉइल किधर पाई जाती है? महाराष्ट्र में, जो बेसाल्ट रॉक से बनी हुई जो मिट्टी है वो महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई देती है। तो इधर का जो पीएच है ब्लैक कॉटन सॉइल में ज्यादा से ज्यादा 7 के ऊपर ही मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ रेयर कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि 7 के नीचे भी हुआ, तो आपका दिमाग बंद नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए ये सब चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब वही चीजें आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। अगर आपकी जमीन का, ब्लैक कॉटन सॉइल का पीएच अगर एसिडिक है, तो सिंपल वाली चीजें, वो चीजें याद करो। आपको क्या करना होगा? आपको अल्कलाइन चीजें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जैसे कि डीएपी वगैरह जो मैंने बताया वो चीज, ठीक है। और अगर आपके जमीन का, ब्लैक कॉटन वाली जो जमीन है उसका पीएच 7 से ऊपर होगा, तो ऐसे हाई पीएच वाली जमीन में हमें एसिडिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। पहला ये कंफर्म कर लो, आपकी जो भी प्रकार की जमीन है उसमें आपको स्ट्रेटजी अल्कलाइन के ऊपर रखना है या एसिडिक के ऊपर रखना है, पहला ये कंफर्म करो, ठीक है। पहले ये कंफर्म करने के बाद फिर दूसरा एरो निकाल के आपको फिर ये कंफर्म करना है कि आप साइज, ग्रोथ या फिर वेट, इधर कीपिंग क्वालिटी भी आता है लेकिन वो छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सिंपल वाला चीज है। अब ये कंफर्म हुआ कि आपको अल्कलाइन इस्तेमाल करना है या एसिडिक इस्तेमाल करना है, ये तो आपका कंफर्म हो गया। अब आपको क्या है, आपको तय क्या करना है? आपको साइज और ग्रोथ नहीं मिल रहा है या वेट नहीं मिल रहा है, दोनों में क्या दिक्कत है वो उसको आइडेंटिफाई करो आपकी जमीन में। नहीं समझ आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आप कोई भी फसल कर रहे हो उसमें वजन ज्यादा मिलता है लेकिन साइज नहीं बनता है, ऐसा दिक्कत होगा, तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। और अगर इसके विपरीत अगर आपकी जमीन में साइज और ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है लेकिन वजन और कीपिंग क्वालिटी नहीं मिलता, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो जिस बाजू की रिक्वायरमेंट है उस बाजू के न्यूट्रिएंट उठा लो। जैसे कि मैंने बोला कि पाइरूवेट के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या आता है, पोटाश आता है, ठीक है। इधर साइज और ग्रोथ के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, फेरस, और नाइट्रोजन आया तो जिंक भी आया इधर, ठीक है ना। अब आया समझ में? स्ट्रेटेजी फुल क्लियर हो गई। पहला ये आपके दिमाग में क्लियर करो, और आगे भी है, गैप कैसे बनाना है, फर्टिलाइजर के कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, और भी है, लेकिन पहला ये क्लियर कर लो। दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपको अल्कलाइन पदार्थ इस्तेमाल करना है पीएच बढ़ाने के लिए या एसिडिक पदार्थ इस्तेमाल करना है पीएच घटाने के लिए, पहले ये दिमाग में क्लियर कर लो। और फिर दूसरा क्लियर करना है कि साइज और ग्रोथ का दिक्कत है या वजन का दिक्कत है। आप किधर खड़े हो, इधर खड़े हो या इधर खड़े हो, किधर की तरफ जाना है ये आपके हाथ में, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ओके। अब ब्लैक कॉटन सॉइल के बाद आते हैं रेड सॉइल के बाद, अंदर लाल रंग की जमीन है, ठीक है। अब कर्नाटक से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक भाई लाल रंग की जमीनों की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। मतलब अगर कोई रंग की तुलना में अगर कोई प्रकार का जो जमीन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो लाल रंग की जमीन पाया जाता है। अब
छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में ये जो लाल रंग की जमीन है ये एसिडिक पाई जाती है, ठीक है। और कुछ एरिया में ये अल्कलाइन पाई जाती है, मतलब पीएच 7 से ऊपर भी है कुछ एरिया में, और कई कुछ एरिया में जमीन दिखने को वही लाल रंग है। अगर कर्नाटक की तरफ जाओगे लाल रंग की जमीन दिखाई देती है, पीएच हाई दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में जाओगे लाल रंग की जमीन है, पीएच कम दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों प्रकार की आपको जमीन तो दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले उस जमीन में भी आप क्या करोगे, पहला डिफाइन करोगे कि आपके सॉइल का पीएच कितना है, ठीक है। अगर 6 है तो आपको अल्कलाइन पदार्थ इस्तेमाल करना है जो पीएच को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा महाराष्ट्र की रेड सॉइल है या फिर कर्नाटक की तरफ हो, आंध्र की तरफ हो, और पीएच आपका 7 से ऊपर है, 8 तक होगा, ठीक है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, एसिडिक पदार्थ इस्तेमाल करना है, ठीक है। रेड सॉइल में भी वही चीज आ गई। ये सिंपल, मैंने बोला ना, आप ग्रह भी बदल दिया, पृथ्वी छोड़ के भी गए तो यही फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, मेरा नहीं है बॉस, ठीक है। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल वाली चीज है, पहला पीएच, ठीक है, और फिर आपकी रिक्वायरमेंट, साइज ग्रोथ चाहिए और वेट चाहिए। रेड सॉइल में ज्यादातर क्या होता है, फेरस होता है, ठीक है। लेकिन ये फेरस अल्कलाइन सॉइल में होता है, तो वहां पे साइज और ग्रोथ ज्यादा ही मिल जाता है, लेकिन वजन नहीं मिलता, ठीक है। वही पीएच ज्यादा होने के बाद भी यही प्रॉब्लम आता है, वजन नहीं मिलता। और पीएच कम होने के बावजूद भी वहीं पे भी वही प्रॉब्लम आता है, वजन ज्यादा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि फेरस की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहां पे साइज और ग्रोथ का दोनों प्रकार की जमीनों में दिक्कत नहीं आता है। लेकिन इनका पीएच अलग अलग होने से हमें स्ट्रैटेजी अल्कलाइन इस्तेमाल करना है या एसिडिक इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर डिपेंड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फेरस वाली लाल रंग की जमीन में ये साइज और ग्रोथ आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मगजमारी नहीं। वहां पे क्या लगता है, वजन लगता है, ठीक है। तो ये चीजें, अगर आपकी जमीन का पीएच 6 से नीचे, तो थोड़ा सा पीएच बढ़ाने वाली चीजों के साथ इस्तेमाल करना है। और अगर पीएच 7 से ऊपर है तो इनका इस्तेमाल एसिडिक वाले चीजों की तरफ, मतलब उदाहरण के लिए आपको आपकी अल्कलाइन सॉइल है, 8-9 का पीएच है और लाल रंग की जमीन है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पीएच कम करने के लिए, और वेट चाहिए उस जमीन में उसके लिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी आप अल्टरनेटिवली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पोटाश का भी इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तुलना में। तो इस तरीके से बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं येलो सॉइल की। येलो सॉइल यानी कि सल्फर जिस जमीन में कुट कुट के भरा है, ठीक है। अब भूरे रंग की जमीन अलग होती है, भूरा रंग यानी कि वो एकदम अलग चीज हुआ, ठीक है। और पीले रंग की जमीन एक अलग चीज होती है। जितना गहरा पीला रंग होगा उतना ही वो एसिडिक सॉइल होगी, क्योंकि उसमें सल्फर कूट कूट के भरा होगा। अब सल्फर मतलब सल्फर का रंग पीला होता है, ठीक है। तो वो जो पीले रंग की जमीन है वो इंडिकेट करती है कि उस जमीन में सल्फर कूट कूट के भरा है। अगर किसी जमीन में सल्फर कूट कूट के भरा होगा, ऑब्वियसली बात है कि उसका पीएच 7 से अंदर ही होगा, ठीक है। तो ऐसी जमीनों में फसल कौन सी करनी है, क्या करनी है, वो आगे स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन पहले फिलहाल के तौर पर अभी स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है कि इधर अल्कलाइन पीएच वाले चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें आपको समझने आनी चाहिए। और सल्फर वाली जमीन के अंदर, ज्यादातर सल्फर वाली जमीनों में आपको साइज और ग्रोथ और वेट ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसकी डेप्थ के ऊपर। कि मतलब अगर सल्फर मतलब पीले रंग की जमीन है, ठीक है, और डीप सॉइल है, डीप सॉइल है तो वजन मिल जाता है, साइज ग्रोथ नहीं मिलता, ठीक है। पीले रंग की जमीन है, ठीक है, और उसमें डेप्थ ज्यादा नहीं है, तो भाई साइज और ग्रोथ मिल जाता है, वजन नहीं मिलता। तो ये बैलेंसिंग करना पड़ता है बॉस। ये बैलेंसिंग के लिए क्या है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बैलेंसिंग के लिए आपको ये न्यूट्रिएंट का चुनाव करना है, ठीक है। जिस चीज को आपको हासिल करना है उन दोनों के बाजू के न्यूट्रिएंट आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो, कोई भी प्रकार की जमीन है, ठीक है, उसमें डरना नहीं है आपको। ये दोनों चीजें क्लियर होगी तो आपको तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है, सिंपल वाला चीज है।
अभी हम बात करेंगे पुअर सॉइल और रिच सॉइल के बारे में। अब पुअर सॉइल मैंने अभी अभी सल्फर के मतलब येलो पीले रंग की जमीन के बारे में बात किया, ठीक है। पीले रंग की जमीन अलग होती है। भूरा रंग मतलब जो अपना जो हम खोखा वगैरह लाते हैं कुछ पैकिंग करने के लिए, ठीक है। वो वाला जो भूरा रंग जो हमारे त्वचा का जो रंग है वो अलग चीज होता है। जो हमारे त्वचा का रंग है या फिर राजस्थान की मिट्टी जो दिखाते हैं रेगिस्तान की मिट्टी, वो वाला भूरा रंग की अगर मिट्टी होगी तो उसमें कोई भी प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं होते, ठीक है। दो चीजों से कंफर्मेशन, भूरा रंग की जमीन और पानी पकड़ने की क्षमता ही नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो अल्ट्रा मतलब प्रो लेवल वाली पुअर सॉइल होगी, मतलब एकदम प्योर और शुद्ध, कुछ भी नहीं रहने वाली जमीन। एक शब्द इस्तेमाल करने वाला था लेकिन लोगों को, आप में से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है इसलिए नहीं इस्तेमाल किया है, ठीक है। और कुछ जमीनें ऐसी होती है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, भूरे रंग की होती है, वो थोड़ा मीडियम लेवल की पुअर सॉइल हो गई, ठीक है। तो पुअर सॉइल में ये दोनों चीजें नहीं होती है। तो वहां पे भी आप इसको आइडेंटिफाई करके और इसको आइडेंटिफाई करके आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। बहुत सिंपल पैरामीटर से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पुअर सॉइल में ये दोनों लगेगा क्योंकि उस जमीन में वजन भी नहीं मिलता, साइज और ग्रोथ भी नहीं मिलता, दोनों के वांदे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही खेती में खेती करना बहुत मुश्किल होता है, खर्चा आसमान छू लेता है, प्रॉफिट कम बचता है, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप में से कोई किसान ऐसी जमीन में 20 साल तक 10 साल तक खेती कर रहा है और ऐसे बंदे को अचानक से इन बाकी में से कोई भी प्रकार की सॉइल मिल गई, कोई भी प्रकार, कैल्करल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, कुछ भी मिल गया, तो वो उसका सोना करके दिखाएगा। मतलब जितना आपने नहीं सोचा होगा उतना रिकॉर्ड ये किसान करके दिखाएगा, क्योंकि इस किसान को दोनों चीजें कैसे बैलेंस करना है ये उसने सीख लिया है। उसको वजन भी चाहिए तो वजन के लिए क्या करना है वो भी पता है, और साइज और ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए क्या करना होता है वो भी प्रैक्टिस उसने उसके तरीके से कर लिया होता है। इसीलिए वो किसी भी प्रकार के जमीन में बाद में गया तो वो सोना ही करके दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे किसानों को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ज्यादातर ऐसे किसानों को एक अच्छा मौका चाहिए। अगर उन किसानों के पास थोड़ा बहुत पैसा होगा तो इन ये प्रकार की सॉइल मत लीजिए जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, पुअर सॉइल। पुअर सॉइल मत लीजिए, आपको लेना है तो भाई रिच सॉइल लीजिए। कोई कैलकरस सॉइल अच्छी, इससे बढ़िया पुअर सॉइल से बढ़िया कैलकरस सॉइल है। जी हाँ, मैं अपने जबान पे कंट्रोल रख के ही बोल रहा हूँ कि भाई पुअर सॉइल से बढ़िया कैलकरस सॉइल है। उसमें एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज पानी, इतना ही टेंशन है। लेकिन पुअर सॉइल में ये दोनों चीजें प्राप्त करने का टेंशन है बॉस, ठीक है। इसीलिए ये चीज आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पुअर सॉइल हो गया। अब बात करते हैं रिच सॉइल। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई पीएच 7 के ऊपर है, ठीक है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बैठ के रहना है, ठीक है। उस तरीके से रिच सॉइल में, रिच सॉइल मतलब किसे कहेंगे, जिस जमीन में साइज और ग्रोथ के साथ वजन भी भरपूर मात्रा में मिलता है बिना किसी मगजमारी के, तो वो जमीन इस सेंटर पॉइंट पे है और उसी जमीन को हम कहेंगे रिच सॉइल। नेचुरली मिल रहा है ये सब, वजन भी और साइज ग्रोथ भी। तो उस जमीन में सिर्फ पीएच को देखकर ही काम करना है, बाकी ज्यादा मगजमारी करनी ही नहीं है, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद है आपके शर्त के ऊपर, ऐसा आप समझकर चल सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से यहां तक मैंने आपको लाया हूं। अब इसके आगे भी बहुत सारा चीज है, मिक्सिंग वगैरह वो सभी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपके जो भी सवाल है आप लिखे रखिएगा, फिर अगले वाले पॉइंट में आपके लिए कवर करता हूं। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं बेसल डोज की, ठीक है। अब धीरे धीरे करके आपके सभी सवाल फिल्टर होके कम हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल वाला चीज है, बेसल डोज मतलब क्या।
बेसल डोस यानी कि जो खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी में आप देखते हो भाई चावल होते हैं, मसाले होते हैं, मसाले तीन प्रकार के डाले जाते हैं, लाल मसाला, काला मसाला, सब मसाला डाला जाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ कुछ सब्जियां हो, शिमला मिर्च हो, प्याज हो, धनिया हो, उनको भी मिलाया जाता है और एक खिचड़ी बनाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार की खिचड़ी को हम कहते हैं बेसल डोस। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ और थोड़ा उटपटा सा ये डिफिनेशन मैंने आपको बताया है। लेकिन हम यहाँ पे कोई बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं चला रहे। हम ऐसी चीजों के बारे में सीख रहे हैं जो हमें प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है। एक प्रकार से खिचड़ी, नाइट्रोजन भी डाला, फास्फोरस भी डाला, पोटाश भी डाला, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डाला, सीवीड भी डाला, खिचड़ी हो गया। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है। खिचड़ी आमतौर पे हमें अच्छे से पसंद है, लेकिन क्या हो उस खिचड़ी में प्याज कम बढ़ जाए, बैलेंस बिगड़ जाए, बहुत तीखा हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमें पसंद नहीं आता। उसी प्रकार से ये सब चीजें होती है। ठीक है। अब सिंपल वाली चीज, बेसल डोज का टाइम। बेसल डोज तो समझ गए आप, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को मिक्स करना है। ठीक है। अब इसका एक्चुअल में टाइम क्या होना चाहिए, ये समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। ठीक है। कैसे, मैं बताता हूं। सिंपल वाली चीज है, हम उदाहरण लेते हैं कि भाई एक सिंपल वाला घर है। ठीक है। उस घर में क्या है, 5 सदस्य है, एक माता, एक पिता, ठीक है, और उनके 2 बच्चे। एक कितने साल का है वो बताता हूं मैं, और एक कितने साल का है बताता हूं। ये 6 साल का बच्चा है। ठीक है। ये लगभग 16 साल का बच्चा है। ठीक है। इनकी उम्र की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस फैमिली के अंदर सबसे लाडला कौन होगा, ये छुटकू होगा। ठीक है, क्योंकि इसका उम्र कम है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगी, जिम्मेदारियां अब डालना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है। अभी क्या होता है, खाना पीना तो सभी खाते हैं, ये लोग भी खाते हैं। ठीक है। अभी इस माता पिता ने क्या किया, इस लड़के का जो भी खाना था, जैसे कि 2 रोटियां, ठीक है, और जितना भी बड़ा बड़ा चावल था, वो क्या किया, इसको दे दिया खाने के लिए, क्योंकि ये लाडला है। ठीक है। और इस बच्चे का जो खाना है, इस बच्चे का खाना है 1 रोटी, आधा सा चावल, ठीक है, इतना ही खाना क्या कर दिया, इसको दे दिया। क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बुरा हुआ। क्या क्या बुरा हुआ, भाई इसका खाने का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है। तो इसको कम दिया जा रहा है। ठीक है। और इसका खाने का रिक्वायरमेंट कम है, तो इसको ज्यादा दिया जा रहा है। ये गलत चीज अभी इसके तौर पर आप समझ रहे हो। ठीक है। अब यही चीज हम क्या करते हैं, हम अब पौधा है, उदाहरण के लिए आपका जो पौधा है वो प्लांटेशन हुआ है। ठीक है। प्लांटेशन होकर 3 पत्तियों के ऊपर है, और एक 2 महीने का पौधा है, उसमें बहुत सारी शाखाएं भी है। ठीक है। ब्रांचिंग भी है, फल फूल भी है। ठीक है। अब ये सिमिलर है, ये 6 साल का बच्चा समझ लो, 6 दिन का पौधा समझ लो, ये, और ये 60 दिन का पौधा समझ लो। ठीक है। ये 60 दिन का पौधा समझ लो। आप क्या कर रहे हो, जो बेसल डोज डाल रहे हो वो बल्क क्वांटिटी में होता है, 2 DAP की बोरी, रैली गोल्ड, सीवीड, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, कुछ ना कुछ होता है, फंजीसाइड वगैरह। ठीक है। इसको जरूरत कितनी है, इतू सा, भाई 3 से 4 पत्ती निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, स्ट्रोक कितना लगेगा, कम लगेगा। वो तो स्प्रेइंग के माध्यम से भी हो जाएगा। लेकिन इसको डोज में कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। और एक्चुअल में जब फल फूल आते हैं, कैनोपी डेवलप हो जाती है और उसको स्ट्रोक लगता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तब कितना मिलता है, तब इतना मिलता है। ये चीज आप कर रहे हो पॉज। तो एक्चुअल में बेसल डोज का टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये आपके दिमाग में पहला तो क्लियर होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यही पता नहीं। सिर्फ सब लोग डालते हैं, पिताजी भी डालते थे इसलिए मैं डाल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। यही चीज आपसे हो रहा है। तो जो बेसल डोज डालते हो, ये इस पौधे को जाता है। ठीक है। 60 दिन पर तक आपका बेसल डोज टिकता नहीं है, और वहीं पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आप बोलोगे सर जी आप थोड़ा सा हमें गलत गाइड कर रहे हो, ये चीज नहीं चलेगा। हमारे पिताजी क्या बेवकूफ थे जो ये चीजें फॉलो कर रहे थे? तो एक चीज मैं बता देता हूं, उनके हिसाब से वो भी सही थे, लेकिन उनका अनुकरण करते वक्त हम बेवकूफ हो रहे हैं।
मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल वाली चीज है। अब थोड़ा सा पिताजी के काल में चले जाओ, ठीक है। पिताजी के काल में चले जाने के बाद आपको पहला चीज पता चलेगा कि भाई उस जमाने में ड्रिप सिस्टम ही नहीं था, ठीक है। ड्रिप सिस्टम नहीं था, जो भी था क्या था, खुला पानी था, सबसे पहला वाला चीज। तो खुला पानी होने की वजह से वाटर सोल्यूबल का इतना भी ज्यादा ट्रेंड नहीं था, वाटर सोल्यूबल नहीं थे, लगभग तो ना के बराबर थे। सभी स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी वो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के बेस के ऊपर, ठीक है। वो जो दिया जाता था वो खुला पानी भी ज्यादा बार नहीं दिया जाता था, जैसे कि आपका अभी ड्रिप है, एक दिन के अंतराल में भी चलता है, किसी का 5 दिन के अंतराल में भी चलता है, तो पानी की कोई किल्लत नहीं होती पौधों को। लेकिन खुला पानी ऐसा 5 दिन में चलाता है कोई, भाई 2 दिन तो कवर करने में ही लगता है, 5 दिन में कौन चलाएगा। तो गैप कितना बड़ा रहता था, 15-15, 20-20 दिन का गैप रहता था, ठीक है। तो वो 15-15, 20-20 दिन का जो भी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 15-15, 20-20 दिन का जो भी फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट है वो खिचड़ी बनाकर दिया जाता था। इसीलिए पुराने जमाने में जो भी आपके पिताजी दादाजी वाले जो लोग हैं वो इस बेसल डोज को डालकर कोई भी गलती नहीं करते थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, थोड़ा सा अब टेक्नोलॉजी आ गई है आपके पास, अब ड्रिप एप्लीकेशन है, ठीक है, ड्रिप सिस्टम है। तो ड्रिप सिस्टम के सहारे आप हर 5 दिन में इसको कुछ ना कुछ खाना खिला सकते हो। तो इकट्ठा देना जरूरी है या नहीं, आपके पास जवाब है, ठीक है। तो बेसल डोज बनाते वक्त ये चीज ध्यान में जरूर रखिएगा, ये जो चीज मैंने बताई है एक्चुअल में ये काम करता है नहीं करता है, अब आपके दिमाग के ऊपर है। अब कितना अच्छे से इसको आपके दिमाग में सोचते हो उसके ऊपर है। लेकिन जो होता है ना, कॉइन का एक पहलू हम देख रहे हैं लेकिन दूसरा वाला हिस्सा हम नहीं देख पाते, वो दूसरा वाला हिस्सा आज मैंने आपके सामने डाला है। इसके ऊपर किसी के पॉजिटिव कमेंट आते हैं, किसी के निगेटिव आते हैं, लेकिन समझने वाले को इशारा भाई यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। अब इस बच्चे को जो खाना खिलाया जा रहा है 16 साल की उम्र का बच्चे का जो खाना खिलाया जा रहा है, क्या ये सब खाना खा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं खा पाएगा। बाकी का क्या जाता है वो फेंक देना पड़ेगा, वेस्टेज, वो वेस्टेज हो रहा है आपकी खेती में, ठीक है। तो बेसल डोज के कॉन्सेप्ट के वक्त ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला वाला चीज मन के अंदर ये चीज लाने के, आप खिचड़ी पका रहे हो, ठीक है, तो खिचड़ी अच्छी होनी चाहिए अगर डाल ही रहे हो तो, ठीक है। दूसरी वाली चीज, आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से आपको खिचड़ी बनानी है, उसमें कितना क्या डालना है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है, ये चीज को भी आपको समझना है, ठीक है। अब बेसल डोज के ऊपर और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अभी तक मैंने जो भी चीज समझाया है उससे रिगार्डिंग आपके कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हो। चले, आपके सवाल लिख के कंप्लीट हुए होंगे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको तो एक यकीन हो गया होगा कि भाई खिचड़ी जो है सिर्फ शुरुआत में डालने का चीज नहीं है, आप बीच में भी डाल सकते हो, मतलब बेसल डोज आप बीच बीच में भी डाल सकते हो। वेजिटेटिव ग्रोथ में ही नहीं डालना चाहिए, आप बीच में फ्लावरिंग स्टेज में भी डाल सकते हो, मैच्योरिटी के स्टेज में भी बेसल डोज डाल सकते हो। बेसल डोज यानी कि खिचड़ी ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर को एक साथ किया और डाल दिया, उसका पर्पज अलग अलग होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव ग्रोथ में कैनोपी डेवलपमेंट करना होता है, तो उधर का स्ट्रेटजी नाइट्रोजन बेस रहता है। फ्लावरिंग स्टेज में फूल बाहर निकालना होता है तो उसका स्ट्रेटजी अलग है। साइज डेवलपमेंट के स्टेज में फलों का साइज करना होता है, उसका स्ट्रेटजी अलग है, ठीक है। मैच्योरिटी के स्टेज में फलों को पकाना होता है, वजन चाहिए बॉस, ठीक है, तो उसका स्ट्रेटजी अलग है। तो ये स्ट्रेटजी किसके ऊपर डिपेंड है, ये न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड है। अभी जो मैं आपको जो चीज सिखाऊंगा उससे आप ये चीज बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो और आपका दिमाग और भी ज्यादा खुल जाएगा, ठीक है। अब बेसल डोज के टाइप समझ रहे हैं, ठीक है। अभी एक बंदे ने कल परसों एक सवाल किया था, बेस, बेस इस शब्द को
इस्तेमाल किया था। बेस मतलब क्या है भाई, जो बेस है, एक बॉटम होता है, वो बॉटम के ऊपर पूरी इमारत रहती है, ठीक है, ये पूरी इमारत रहती है, ठीक है। तो ये बॉटम को क्या कहा जाता है, बेस। तो बॉटम बेस में जो होता है उसका क्वांटिटी कितना होता है, ज्यादा होता है जब हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब सिंपल वाली चीज है, हम यहाँ पे डालेंगे। अभी देखो, एक किसान का सवाल ले लेता हूं जो पेंडिंग में रखा था। अब एक एक करके आपके सभी सवाल कवर हो जाएंगे। उस किसान ने बोला था कि भाई मार्केट में 52 किलो का एक डोज मिलता है सल्फेट फॉर्मुलेशन वाला, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का बैग होता है 25 किलो का, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट भी होता है 10 किलो का, ठीक है। और उसी के साथ साथ जिंक सल्फेट होता है 10 किलो का, ठीक है। उसी के साथ साथ 5 किलो का मैंगनीज सल्फेट होता है, 3 किलो का बोरेक्स पाउडर, ऐसा वो डोज आता है, ठीक है। यहां तक ठीक है, ओके। अब ये चीज है, मार्केट में एक और चीज आते हैं, रानडे कंपनी का बोरेकल सुना होगा आपने, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता था, क्योंकि भाई चीज ही बढ़िया है। उसमें क्या होता है, बोरॉन आता है, ठीक है, और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब इनका जो परसेंटेज है, इसमें बोरॉन सबसे ज्यादा होता है और बाकी के कम कम इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये भी चीज आपको पता होगी। ये छोड़ दो, इसके अलावा आपको एक और चीज पता होगी, रेमेडी, वनिता कंपनी का रेमेडी किस किस को पता है, बहुत बढ़िया धमाका किया था। क्यों किया था उसका लॉजिक आपके सामने। फेरस उसमें 2% है, ठीक है, लेकिन बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें कम मात्रा में इस्तेमाल किए, वो 2% से नीचे। ये तीनों चीजें क्या इंडिकेट करते हैं, सिंपल वाली चीजें, ये तीनों चीजें अलग अलग कार्य इंडिकेट कर रही है। अब कैसे मैं बताता हूं, सिंपल वाली चीज है, यहां पे अगर हमने ये 52 किलो का डोज लिया जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज्यादा है, तो मैग्नीशियम बेस हो गया। जो चीज ज्यादा होती है उस बेसल डोज में, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, वो बेस होता है। अब ये जो 52 किलो का डोज है, ये मैग्नीशियम बेस है। बाकी के न्यूट्रिएंट क्या है इसमें, कम कम मात्रा में, फेरस, जिंक, ठीक है, फेरस, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब कम कम मात्रा में है, ठीक है। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर इस बेसल डोज में मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मात्रा में, मैग्नीशियम बेस है, तो इसके रिजल्ट में ये फेरस के ज्यादा गुण दिखाएगा या मैग्नीशियम के ज्यादा गुण दिखाएगा, या जिंक के ज्यादा दिखाएगा। ऑब्वियसली बात है कि जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होगा बेसल डोज में, उसी का गुण ज्यादा दिखाएगा। मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम के गुण ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम के गुण ज्यादा दिखाएगा मतलब क्या दिखाएगा, वो तीर याद करो, वेट वाला। तो अगर आपकी जमीन में वजन का शिकायत है, कीपिंग क्वालिटी का शिकायत है, तो ये 52 किलो का डोज आपके लिए वरदान है। आ रहा है समझ में, नहीं, और भी एक्सप्लेन करता हूं। अब फेरस का बात करते हैं, ठीक है। अब हमने इधर बेस को पकड़ लिया, फेरस को, ठीक है। फिर इधर आता है जिंक, आता है आपका मैग्नीशियम, आता है बोरॉन, आता है मॉलिब्डेनम, आता है कॉपर, आता है, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। रेमेडी के अंदर फेरस क्या है, उदाहरण लो, हाँ, ये इतना सीरियस मत लो, मेरे को कोई ना कोई उदाहरण तो देना ही पड़ता है। तो फेरस ये आप घर पे बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं इन कंपनियों के पैर छूने की, ठीक है। तो इनसे भी बढ़िया स्ट्रैटेजी, बढ़िया पावरफुल बना सकते हो। इतना फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, सिंपल वाला चीज है कि रेमेडी के अंदर फेरस सबसे ज्यादा है और बाकी के न्यूट्रिएंट सबसे कम मात्रा में इस्तेमाल किए। जैसे कि ये 2% है, तो ये सभी 2% से अंदर ही होंगे। और अगर किसी चीज में जो चीज ज्यादा है उसी के रिजल्ट ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। ये चीज समझो, इसको कहा जाता है मैग्नीशियम बेस बेसल डोज, इसको कहा जाता है फेरस बेस बेसल डोज, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फेरस है। बोरेकॉल के अंदर बोरॉन बेस बेसल डोज होता है। ये चीज आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगी। आप बीएससी एग्री कर चुके हैं, एमएससी एग्री किया है, पीएचडी किया है, फिर भी ये रेयर होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला चीज है, ये ज्यादातर आपको पुस्तकों में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो बोरॉन बेस है, फेरस बेस है, मैग्नीशियम बेस है, ये बेस कर करके आपने जो हमारा दिमाग फकाया है, इसका सच में एक्चुअल में इस्तेमाल कैसे हो सकता है, अब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए आपके जमीन में वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है,
मतलब भाई आपने कितना भी नाइट्रोजन दबाने का कोशिश किया, फिर भी नाइट्रोजन दबता ही नहीं है। ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो आपको मैग्नीशियम बेस्ड बेसल डोज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, अगर शुरुआत वाली बात है, ठीक है। उदाहरण के लिए अब फ्लावरिंग स्टेज है, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में आपको फूल ज्यादा चाहिए, जैसे कि अनार की फसल हो गई, ठीक है, उदाहरण के लिए अंगूर की फसल हो गई, टमाटर की फसल हो गई। टमाटर की फसल में पहले 30 दिनों में जरूरत है कि बोरॉन की, मतलब फूलों की नहीं, पहले 30 दिनों में हमें सिर्फ इंटरनोड सेट करनी, 30 दिनों के बाद आपको बोरॉन की जरूरत है, तब बोरॉन बेस्ड मैग्नीट्यूड मिक्सचर दोगे बोरेकॉल जैसा, तो बोरॉन का पावर हाई होगा और उसके रिजल्ट दिखेंगे, फ्लावरिंग ज्यादा मिलेगी। फिर उसका गुण क्या है, फास्फोरस को सपोर्ट करना, साइज डेवलपमेंट में काम करना, ठीक है। तो जैसे ही सेटिंग हो जाता है कुछ फसलों में, ठीक है, तो कुछ फसलों में सेटिंग हो जाता है तो उस सेटिंग के बाद साइज की जरूरत होती है, तब हम फेरल बेस्ड मैग्नीट्यूड मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आता है, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, हमें वजन की आवश्यकता होती है, तो वजन की आवश्यकता होती है, तो फिर से आ गया आपका मैग्नीशियम बेस्ड बेसल डोज। आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, इधर कोई भी गुंजाइश ही नहीं रखी है, फिर भी कुछ पॉइंट होगी तो आप लिखने तो वाले हो, ठीक है। अब इसमें से कुछ हटके सवाल आएगा, सर जी मेरे तो सब मिक्सिंग वाला चीज है, मतलब फ्लावरिंग भी मिक्सिंग में आता है, मतलब एक ही वक्त में फ्लावरिंग भी है, साइज डेवलपमेंट का स्टेज भी है, मैच्योरिटी का भी स्टेज है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो उस जमीन को पहले पहचानना है, अगर वो उस जमीन तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट साइज और ग्रोथ दे रही है तो तुम्हें मैग्नीशियम बेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर वो जमीन ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में जहां पे सब स्टेजेस एक साथ दिखाई देते हैं, उस सिचुएशन में तुमको वजन तो बहुत अच्छे से मिलता है, गिविंग क्वालिटी मिलता है, लेकिन साइज नहीं मिलता, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आपको फेरस बेस्ड बेसल डोज का इस्तेमाल करना है। बेस समझ में आया। अब आप बेस किसी को भी बना सकते हो, कोई जिंक को बेस बना सकता है, आ रहा है समझ में, जिंक को भी बेस बनाया जा सकता है, एक भी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, बोलो आप रेडीमेड खरीदने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ना टेलर जैसा काम, आपने जो साइज का बोला, जो रिक्वायरमेंट मिला, उसी के हिसाब से काम कर दिया, ठीक है। तो जिंक बेस्ड बेसल डोज भी बना सकते हो, किधर नहीं मिलेगा, आपने सुना भी नहीं होगा, जिंक का परसेंटेज सबसे ज्यादा रखते हैं, आप बाकी के न्यूट्रिएंट सेट करो, घर पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये जो मॉडिफाई करने का जो तरीका है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपके कुछ सवाल होंगे तो आप लिख सकते हो। चलिए ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को वैसे कमेंट करते रहो बीच में। पोषक किट, ये नहीं पता मेरे को यार क्या चीज है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम धीरे धीरे करके गोता लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपका। थोड़ा सा आगे का पॉइंट कवर करने से पहले केमिकल बर्न को आप सुन लेना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप जब स्प्रेइंग करते हो, ठीक है, स्प्रेइंग करते वक्त डोज आपका 2 गुना हो गया तो आपकी पत्तियां झुलस जाती है, जल जाती है, वो सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है। लगभग कुछ फसल तो सस्टेन भी कर लेती है, इतना उनमें एक स्टेमिना होता है, कैपेसिटी होता है, लेकिन बहुत सारी फसलें नाजुक होती है, तहस नहस हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से पत्तियां तहस नहस होती है, उस तरीके से जो जड़ का सिस्टम है वो भी तहस नहस हो सकता है, लेकिन जो ऊपर की तरफ है वो तहस नहस मतलब बर्निंग होने का जो सिनारी है वो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, नीचे की तरफ कम है। कम किस लिए है, क्योंकि अब उदाहरण के लिए कोई भी एक फर्टिलाइजर है जिसका 5 किलो का डोज है, ठीक है, 5 किलो का रेगुलर डोज है, ठीक है, लेकिन इधर के है पानी का तनाव, वाटर स्पेस है, ठीक है, इधर क्या है, वाटर स्ट्रेस है, पानी का तनाव है। और ऐसा पानी के तनाव के वक्त अगर आपने ये 5 किलो रेगुलर डोज दिया तब भी केमिकल बर्न होगा,
तो नॉर्मल इधर क्या चाहिए, वापसा चाहिए। ठीक है, जिधर भी आपका फर्टिलाइजर जा रहा है उधर वापसा चाहिए। ज्यादातर ड्रिप से दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का खिचड़ी यानी कि बेसल डोज बनाते हैं और पौधे के नीचे डाल देते, कोई पानी का बूंद भी नहीं गिरता, उधर ड्रिपर बंद होता है। ठीक है, उधर क्या होता है, केमिकल बर्न। कैसे होता है मैं बताता हूँ। अब 5 किलो दिया तो पानी का तना हुआ तो यहाँ पे केमिकल बर्न हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, 7 किलो दिया लेकिन वाटर मैनेजमेंट अच्छा रखा, तो इस 7 किलो में भी केमिकल बर्न नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो वाटर मैनेजमेंट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से ऊपर स्कॉर्चिंग आता है तब आप अच्छे से ध्यान रखते हो डोज का और पानी का रेशो का। इसीलिए जब भी आप नीचे से भी कुछ एप्लीकेशन करते हो तो डोज का और पानी का जो भी एक रेशो है वो भी आपको मैनेज करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और एडवांस लेवल पे अभी हम जाते हैं। अभी हम सीखेंगे कि भाई फॉर्मुलेशन मिक्सिंग का स्ट्रेटर्जी। फॉर्मुलेशन मिक्सिंग का स्ट्रेटजी, सॉरी, वो वाइब्रेशन पे था मोबाइल। सिंपल वाला चीज है। अब फॉर्मुलेशन मिक्सिंग स्ट्रेटजी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब पहला फॉर्मुलेशन होते क्या है, पहले इस चीज को समझो और फिर इनको मिक्स कैसे करना है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए लेते हैं कि भाई अब फॉर्मुलेशन कितने प्रकार के। ठीक है, अभी हम सबसे पहला लेते हैं सल्फेट। ठीक है, पहला सल्फेट लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लेते हैं चलिए चिलेटेड। फिर लेते हैं हम नाइट्रेट। फिर लेते हैं हम ऑक्साइड। फिर लेते हैं हम फॉस्फेट। ठीक है, इससे और भी ज्यादा फॉर्मुलेशन हो सकते हैं। फिर लेते हैं हम, चलो यार नैनो टेक्नोलॉजी आई है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, नैनो यूरिया नैनो डीएपी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए इस चीज को भूल जाओ, उदाहरण के लिए इस चीज को पहले भूल जाओ। मेरे को एक चीज बताओ, आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है। अब उदाहरण के लिए 50-60 किलोमीटर के अंतराल पे एक जगह पे आपको पहुंचना है, तो पहुंचने के तरीके कितने, एक ही आदमी है और उसको दूसरे मतलब उदाहरण के लिए एक ए लोकेशन है और बी लोकेशन पे जाना है, ये 30 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो क्या है, एक्स आदमी को इधर से इधर तक जाना है, इधर पहुंचना है। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो तरीके कितने कितने हैं? इस एक्स को इधर पहुंचने के लिए तरीके बहुत सारे। ये पैदल चल सकता है, कछुए की चाल। ये साइकिल से जा सकता है, थोड़ा स्पीड बढ़ गया है। ये मोटरसाइकिल से जा सकता है और स्पीड बढ़ गया है। ये कार से जा सकता है और स्पीड बढ़ गया है। ठीक है, ये रेलवे से जा सकता है और स्पीड बढ़ गया है। ठीक, ये रॉकेट से भी जा सकता है, कुछ दिनों में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड बढ़ता है, विमान से भी जा सकता है, एरोप्लेन से। ठीक है, तो आदमी एक ही है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने वाले जो साधन है, संसाधन है, वो अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अब इधर कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैं मैग्नीशियम लेता हूं, मैग्नीशियम सल्फेट भी आता है, मैग्नीशियम चिलेटेड भी आता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट नहीं आता है। मैग्नीशियम नैनो टेक्नोलॉजी वाला जल्दी लॉन्च होने वाला है, होगा यार, अब मार्केटिंग वाले थोड़ी चुप बैठने वाले। ठीक है, अब यही मैग्नीशियम है लेकिन अलग अलग चीजों के साथ कंबाइन कर दिया है, तो आपको इस उदाहरण में इस एक्स को मानना है मैग्नीशियम। अब ये कोई भी